नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में जो री एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2024 को, उसके शिफ्ट 1 के पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन के अभियान का वर्णन करने वाला ग्रंथ मदुरा विजयम की रचना किस भाषा में की गई थी? तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल। तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, संस्कृत भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना आप लोग। गंगा देवी 14वीं सदी की संस्कृत कवित्री थी, जिन्होंने मदुरा विजय, जिसका अन्य नाम है वीर कंपराय चरित, इस कविता को लिखी थी, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बुक्का राय प्रथम के दूसरे बेटे कुमार कंपन के सैन्य अभियान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के निम्नलिखित में से किस शासक यानी राजा ने संगीत राग, संगीत मीमांसा और सुर प्रबंध नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तकों का लेखन किया था? लक्ष्य सिंह, मोकाल, कुंभकर्ण जिसे कुंभा भी कहा जाता है, और रायमल। तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका, कुंभकर्ण। एक्सप्लेनेशन को याद कर लेना। मेवाड़ के राजा कुंभकर्ण जिसे कुंभा भी कहा जाता है, उन्होंने संगीत राग, संगीत मीमांसा और सुर प्रबंध नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तकों का लेखन किया था। इन्हें कई सारी उपाधियां भी दिया गया है, जैसे कि अभिनव भारताचार्य, राजगुरु, दान गुरु, हल गुरु और रानो राजोकी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में विजयनगर काल में ग्रामीण वर्गों के समूह दिए गए हैं और सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। तो मनियम का संबंध है मुखिया से, ए का हो जाएगा 2। कर्णम का संबंध लेखाकार से, तलैरी का संबंध प्रहरी, तो सी का हो जाएगा आपका 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखे गए इक्ष्वाकु वंश, कदम्ब वंश, वाकाटक वंश और सरहपुरीय वंश। दूसरी सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं। तो इक्ष्वाकु वंश का संबंध है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र से, कदम्ब वंश का संबंध है पश्चिमी दक्कन से। तो ए का 2, बी का 1। मुझे इतना पता है कि ए का 2 और बी का 1 है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश के निम्नलिखित सुल्तानों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले से बाद में। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। तो बिल्कुल सारे क्रम में ही लिखे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये एक्सप्लेनेशन है आपका, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश के शासकों का क्रम है ये। तो सबसे पहले आया था सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, उसके बाद जमशेद कुली कुतुब शाह, सुभान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और सबसे अंतिम में अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विवाह के प्रकारों से निम्नांकित में से कौन संबंधित है? अश्वमेध, अनुलोम, वाजपेय और प्रतिलोम। तो बी सही है आपका अनुलोम और डी आपका सही है प्रतिलोम। तो बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिकंदर जिन्ना समझौता किसके मध्य और कब हुआ था? सिकंदर लोदी और मोहम्मद अली जिन्ना 1930 में? नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हक 1935 में? नहीं। सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना 1937 में? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान शुजा की अनुमति से सन 1651 में बंगाल के हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। बिल्कुल सही है। ब्लैक होल ट्रेजेडी के एक उत्तरजीवी और इस कथा के प्रधान लेखक जे हॉलवेल ने पीड़ितों के नाम का उल्लेख नहीं किया है। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ
शांति स्थापित किया? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की अहम भूमिका निभाई? नहीं, ये भी गलत है। बक्सर का युद्ध 3 संयुक्त सैन्य शक्तियों बंगाल, अवध और दिल्ली तथा मेजर मुनरो के सेनापतित्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल ये सही है। तो ए, बी और ई सही जवाब हो जाएगा। ए, बी, ई ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना आप लोग। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था, न कि मुर्शिदाबाद की संधि किया था। तो ये बात को आप लोग याद कर लेना। यही वजह था कि वो स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका था। दूसरी बात यह कि कर्नल क्लाइव का गधा या फिर कहे तो सियार की संज्ञा मीर जाफर को दिया जाता है, न कि मीर कासिम को। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? सिद्धांततः सभी मनसबदार सीधे शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। बिल्कुल सही है। शाही परिवार के राजकुमार और साम्राज्य के प्रमुख अमीर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की अनुशंसा करते थे। ये भी सही है। 7000 से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवार के राजकुमारों के लिए आरक्षित थे। ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। एकमात्र अमीर मीर जुमला को 9000 की रैंक प्रदान की गई थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मीर जुमला एकमात्र हो, ऐसे ही यह स्टेटमेंट आपको गलत हो चुका है। तो ए, बी, सी सही है। ए, बी, सी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और राइटर के नाम लिखे गए हैं सोमदेव, क्षेमेंद्र, कालिदास और दामोदर गुप्त। दूसरे और उनसे संबंधित रचनाओं के नाम लिखे गए हैं बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर, कुटनीमतम और ऋतु संहार। तो सोमदेव का संबंध है कथा सरित सागर से, ए का हो जाएगा 2 आपका। क्षेमेंद्र का संबंध है बृहद कथा मंजरी से, बी का हो जाएगा 1। कालिदास का संबंध है ऋतु संहार से और दामोदर गुप्त का संबंध है कुटनीमतम से, यानी कि डी का हो गया 3 आपका। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इतिहास में क्लियोपेट्रा के नाक के सिद्धांत का आशय है। इतिहास व्यष्टि उन्मुख है? नहीं। इतिहास वैज्ञानिक ज्ञान है? नहीं। इतिहास में कार्य कारण संबंध? बिल्कुल, यही आपका जो है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कात्यायन के अनुसार विद्याधन अधिगम द्वारा अर्जित संपत्ति में शामिल है। किसी विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति? बिल्कुल। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति? नहीं। किसी कठिन परिश्रम के समाधान या शास्त्रार्थ में सफलता द्वारा पुरस्कार यानी कि पारितोष के रूप में प्राप्त संपत्ति? बिल्कुल सही है। याज्ञिक शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति? ये भी सही है। तो ए, सी, डी सही है। ए, सी, डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। पेशवा का संबंध है मोरो त्र्यंबक से, यानी कि ए का हो जाएगा 3। मजुमदार यानी अमात्य का संबंध है रामचंद्र नीलकंठ से आपका। और सरनीस यानी सचिव का संबंध है अन्नाजी दत्तो से। और वाकनवीस का संबंध है दत्ताजी त्र्यंबक से। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की समर्पित प्रेयसी यानी प्रियतमा के रूप में राधा के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? अष्टांग हृदय संग्रह? नहीं, ये नहीं है। गीत गोविंद है यहाँ पर। हर्षचरित भी नहीं है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण है यहाँ पर। तो बी और डी सही है। बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर अधिनियम 1813 में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है। चार्ल्स वुड के शिक्षा पर प्रेषण 1854 में घोषित किया गया कि शिक्षा नीति का उद्देश्य पूर्वी शिक्षा का शिक्षण नहीं, पश्चिमी शिक्षा का बात किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 को भारतीय विश्वविद्यालयों के सामान्य कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था।
ये भी गलत है आपका। आंग्ल प्राच्य विवाद के दौरान प्राच्यवादी समूह का नेतृत्व H.T. प्रिंसेप ने किया था, जिन्होंने प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन देने की नीति की वकालत की थी। बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना आप लोग। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में घोषणा की गई कि शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित था तथा विश्वविद्यालयों के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, भगत सिंह और वी.डी. सावरकर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी विनायक दामोदर सावरकर जी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में वास्तविक नाम लिखे गए और सूची 2 में उनसे संबंधित लोकप्रिय नाम लिखे गए। तो मूल शंकर कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को, ए का हो जाएगा 3 आपका। नरेंद्रनाथ दत्त कहा गया है स्वामी विवेकानंद को, बी का हो जाएगा 4 आपका। गदाधर चट्टोपाध्याय कहा गया है रामकृष्ण परमहंस को, सी का हो जाएगा 1। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को कहा गया है भगिनी निवेदिता, तो डी का हो जाएगा 2 आपका। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस माह में और किस वर्ष में हुई थी? दिसंबर 1925, दिसंबर 1926, दिसंबर 1927 या फिर नवंबर 1928 में? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी आपका, दिसंबर 1927 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में शैक्षणिक संस्थानों के नाम लिखे गए और सूची 2 में उनसे संबंधित संस्थापक के नाम लिखे गए। तो संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा, ए का हो जाएगा 3 आपका। कलकत्ता मदरसा, जिसे मोहम्मदन कॉलेज भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, तो बी का हो जाएगा 4 आपका। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परंपरानुसार अलवारों और नैनारों की संख्या क्रमशः है 12 और 63, 63 और 12, 11 और 51, 51 और 11। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका 12 और 63। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है, न इससे कुछ कम और न इससे अधिक? ये कहा गया था जे.बी. ब्यूरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह तमिल अभिलेख जिसमें वर्ष 1281 में एक व्यापारिक संबद्ध पेरुमल उर्फ तवस चक्रवर्ती द्वारा भगवान शिव के मंदिर का निर्माण अभिलिखित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चीन में। और चीन में कहाँ पर? तो दक्षिणी चीन के क्वांझू में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद में, आर इन द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। पंजाब का विभाजन और पुनर्वास, ये घटना है 1947 की। नई शिक्षा नीति 2020, ये घटना है 2021 की, यानी 2020-2021 की। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया गया था 1990-91 में। तो सबसे पहले ए आ जाएगा आपका, ए के बाद सी, उसके बाद डी और फिर अंतिम में आएगा बी। ए सी डी बी, ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापारियों और कारीगरों की हड़ताल की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वर्ष 1668-69 में इस्लाम में बालात धर्म परिवर्तन के विरुद्ध
सूरत के बनियों ने हड़ताल की थी, बिल्कुल सही है। यूरोपीय यात्री थेवेनोट के अनुसार बागनगर के हिंदू बैंकरों ने अमीरों की वसूली के विरोध में अपने कार्यालय बंद कर दिए थे, ये भी सही है। वर्ष 1686 ईस्वी में मद्रास के समस्त भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित कर के विरोध में जाति प्रधानों के आदेश पर हड़ताल पर चली गई, ये भी सही है। 17वीं सदी में अब्बे कैरेन ने लिखा है कि कम्बलन यानी कि कारीगर जाति में से यदि कोई अपमानित महसूस करता था या उसके साथ कुछ गलत किया जाता था तो सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर देते थे, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए बी सी डी सारे सही हैं और ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हिंदुओं को अहले किताब और वेदों को ईश्वरादिष्ट यानी कि अवतरित पुस्तक कहा था? मिर्जा मजहर, जाने जाना, शेख अब्दुल कुदूस, बयाजिद अंसारी और शाह अब्दुल लतीफ। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका मिर्जा मजहर जाने जाना के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और किसान आंदोलन के नाम लिखे गए, दूसरे और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखे गए। बिजौलिया किसान आंदोलन, इसका संबंध है विजय सिंह पाथिक और मानिक्य लाल वर्मा से, तो ए का हो जाएगा 2 आपका। बारदौली सत्याग्रह का संबंध है वल्लभ भाई पटेल से, यानी बी का हो जाएगा 1। तेभागा आंदोलन का संबंध है कमप्रम सिंह और भवन सिंह से, यानी कि सी का हो जाएगा 4। अवध किसान आंदोलन का संबंध है बाबा रामचंद्र से, तो डी का हो जाएगा 3 आपका। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर हमें बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये एक्सप्लेनेशन को याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजौलिया किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक और मानिक्यलाल वर्मा ने किया था। बारदौली सत्याग्रह गुजरात के बारदौली में साल 1928 ईस्वी में किसानों की आंदोलन थी। ये आंदोलन औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए कर के खिलाफ थी। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन 1946 ईस्वी में इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। इस आंदोलन के संचालक कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्डा थे। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 ईस्वी में किस स्थान पर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? बंगाल और बिहार में, बंगाल बिहार और उड़ीसा में, बंगाल और मद्रास में, या फिर बंगाल और बंबई में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बंगाल बिहार और उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और मध्यकाल के वैष्णव संप्रदाय के नाम लिखे गए, दूसरे और उनसे संबंधित संस्थापक के नाम लिखे गए हैं। महापुरुषीय संप्रदाय, इसका संबंध है शंकर देव से, ए का हो जाएगा 4। पुष्टि मार्ग का संबंध है वल्लभाचार्य से। ब्रह्म संहति या फिर बमुनिया का संबंध है दामोदर देव से। ठाकुरिया संप्रदाय का संबंध है पुरुषोत्तम ठाकुर से, तो डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1623 तक निम्नलिखित स्थानों पर फैक्ट्रियां यानी व्यापारिक चौकियां स्थापित की। बड़ौदा, कलकत्ता और हैदराबाद में, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में, बीकानेर, पानीपत और मैसूर में, बम्बई और चंद्रनगर और पांडिचेरी में। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में 1623 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित कर चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? शैव सिद्धांत 3 शाश्वत सिद्धांतों ईश्वर यानी शिव, ब्रह्मांड और आत्मा को स्वीकृति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। शैव सिद्धांत कश्मीर का शैववाद और वीर शैव परंपरा के अनुयायियों द्वारा आगम प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, ये भी सही है। कापालिक और कालामुखी 2 प्रमुख
वैष्णव संप्रदाय थे, वैष्णव नहीं थे, शैव संप्रदाय थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नैनार संतों के विचारों और कार्यकलापों के कारण दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति लोकप्रिय हुई। वैष्णव नहीं हुआ था, शैव भक्ति लोकप्रिय हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए और बी केवल सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और ग्रंथ लिखे गए हैं, दूसरे और उनसे संबंधित विवरण दिए गए हैं। तो रीत का संबंध है जप के निमित्त मंत्रों के संकलन से, एक हो जाएगा 3। सामवेद का संबंध है ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत से, और इसके अतिरिक्त संगीत से भी जुड़ा हुआ है सामवेद। तो बी का हो जाएगा 4 आपका। यजुर्वेद का संबंध है बलि से, यानी कि सी का हो जाएगा 1। और ब्राह्मण का संबंध है पुजारियों को अनुष्ठानों यानी कि कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन देने से। तो डी का हो जाएगा 2 आपका। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, ए का हो जाएगा 4। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, बी का हो जाएगा 2। वेवेल प्लान आया था 1945 में, तो ये हो जाएगा 1945 यानी सी का 1। और कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, तो डी का हो जाएगा आपका 3। ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सन 1855-56 में बिहार और बंगाल की डाइस जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका। हो और मुंडा ने, संथालों ने, पाइका ने या फिर भील जनजाति ने। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले से बाद के क्रम में। ईवी रामास्वामी और ए बलिजा नायडू द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1925 में। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 में। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम द्वारा अरेबीपुरम आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1888 ईस्वी में। C.N. मुदलियार, T.M. नायर और पी त्यागराज द्वारा न्याय आंदोलन यानी जस्टिस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1916 में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी और ए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये डेट को आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे डेट आपके। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के लिए आवश्यक था। प्रत्येक मुद्रक या प्रकाशक को प्रेस आरंभ करने या इसके उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने या नए प्रार्थना पत्र मांगने का अधिकार था। बिल्कुल ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। 1857 ईस्वी के महासमर से उत्पन्न आपात स्थिति ने ब्रिटिश सत्ता को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए बाधित किया। मैडकॉफ अधिनियम में उल्लेखित एवं उस समय प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1857 के नियम 15 ने लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को पुनर्परिभाषित किया। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित कर उसे प्रेस संबंधी कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा था। नहीं, मार्च 1941 में नहीं सौंपा था, 1947 में गठित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ने मजिस्ट्रेट को ऐसे समाचार पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस व अन्य संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दे दिया जिनमें प्रकाशित आपत्तिजनक लेख हिंसा या हत्या की उत्प्रेरण थे। बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा आपका। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। गुजरात सिल्क उद्योग 17वीं सदी में चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पूर्णतः निर्भर था। नहीं, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। बिल्कुल सही है।
लाख के वस्तुओं के निर्माण के लिए गुजरात को लाख यानी कि लच्छा बंगाल से प्राप्त होती थी, ये भी सही है। शंख के आभूषण बनाने वाले बंगाल के विनिर्माता तुतीकोरिन से शंख आयात पर निर्भर थे, ये भी सही है। अगला प्रश्न है सन 1857 के महासमर के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर महासमर का मतलब हुआ 1857 की महान क्रांति। वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित युद्ध कहा, बिल्कुल सही है। सावरकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1826-27, 1831-32, 1840 और 1854 के विद्रोह 1857 के महासमर के पूर्वाभास थे, बिल्कुल सही है। टी.आर. होम्स ने इस मत का प्रचार किया कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध था। नहीं, ये स्टेटमेंट इसका नहीं है, ये स्टेटमेंट है L.R. रीस का। जेम्स ऑटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस महासमर को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना, बिल्कुल सही है। L.E.R. रीस ने 1857 के महासमर की व्याख्या सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष के रूप में देखी, नहीं, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट है T.R. होम्स का। तो केवल ए, बी और डी सही जवाब हो जाएगा। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के विरुद्ध स्वतंत्र भारत गणराज्य ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। कश्मीर, जोधपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो ये चलाया गया था हैदराबाद के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। क्षत्रिय कुलवंतास, क्षत्रिय कुल प्रमुख, बिल्कुल ये किए थे। सिंहासनाधीश्वर यानी सिंहासन अधिपति, ये भी किए थे। महाराज का भी उपाधि प्राप्त था उनको, लेकिन वेद मार्ग प्रतिष्ठापक को उपाधि धारण नहीं किए थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नांकित में से कौन नहीं है। रास बिहारी घोष और कैप्टन मोहन सिंह, बिल्कुल सही है। कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। प्रीतम सिंह और कैप्टन मोहन सिंह, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्र नाथ घोष, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी के नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है कैंची और पेस्ट इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत करता है। विचारधारा का वाहक, तथ्यों का मात्र संकलन, रोमांटिकता की एक शाखा या फिर लिंग इतिहास से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, तथ्यों का मात्र संकलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आगमन को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले से बाद के क्रम में। पित्रो दे ला बेले, पीटर मुंडी, विलियम हॉकिंस, जियां बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। तो सबसे पहले सी आएगा विलियम हॉकिंस, उसके बाद पित्रो दे ला बेले आएगा, यानी सी के बाद ए आएगा, उसके बाद आएगा पीटर मुंडी और फिर जियां बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। सी ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुगल काल में दीवान बयुतात मंत्रालय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सैन्य लेखा से, अश्वरोही सेना से, दरबारी शिष्टाचार से या फिर कारखाने से, यानी राज्य शासित कारखाने से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, दीवान बयुतूत मंत्रालय कारखानों से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मसालिक उल अबशार के अनुसार मोहम्मद तुगलक की कसीदाकारी की कार्यशाला में 4000 सिल्क कारीगर और अनेकों सोने के जरी के कारीगर थे, बिल्कुल सही है। अफीक ने इन्हें शाही कारखानों का नाम दिया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनकी संख्या 100 थी, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। बहुत से कारखाने रातीवी यानी राज्य सहायता प्राप्त थे तथा अन्य कारखाने स्वयं पोषित थे, यानी कि गैर रातीवी थे, बिल्कुल सही है। गैर रातीवी में राशि पोषक, बैनर बनाने तथा कालीन बनाने वाले कारखाने शामिल थे, ये भी सही है। तो ए सी डी सही है, ए सी डी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पुरातत्व विज्ञान यानी पुरातत्वीय परिप्रेक्ष्य के परिवर्तनों के स्वरूप को प्रारंभिक से नवीनतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नवीन एवं परक्रम धर्मी पुरातत्व, उद विकास का अनुजात मॉडल, विसरणकारी परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक विरासत का देशी पुरातत्व विज्ञान। तो सबसे पहले आपका तो सी आ जाएगा, विसरणकारी परिप्रेक्ष्य। उसके बाद आएगा नवीन एवं परक्रम धर्मी पुरातत्व यानी कि ए। सी के बाद ए, ऑप्शन नंबर बी में केवल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण की बृहद संहिता में निम्नलिखित का वर्णन है। वर्षा की मात्रा के मापन की विधि, बिल्कुल। खगोल शास्त्र यानी खगोलीय प्रेक्षण, बिल्कुल। घरों और मंदिरों के निर्माण की जानकारी, ये भी सही है। पादपों का रोपण और फल उत्पादन में वृद्धि के तरीके, ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही हैं और ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए यानी पहले से बाद के क्रम में। कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1746 से लेकर के 1748 के बीच में। इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी मार्च 1891 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन द्वारा प्रसिद्ध संकल्प, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1882 ईस्वी में। पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1849 ईस्वी में। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए, डी, सी, बी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये डेट को आप लोग याद कर लेना, सारे डेट आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सन 1800 तक मराठा साम्राज्य 5 बड़े प्रमुखों यानी चीफों का परिसंघ बन चुका था। ये 5 बड़े प्रमुख कौन से थे? पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोंसले। पुणे में गायकवाड़, बड़ौदा में पेशवा, नागपुर में होलकर, इंदौर में भोंसले और ग्वालियर में सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया, पुणे में भोंसले, इंदौर में गायकवाड़, बड़ौदा में होलकर और नागपुर में पेशवा। पुणे में सिंधिया, ग्वालियर में पेशवा, बड़ौदा में होलकर, इंदौर में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोंसले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक चोरी का पता नहीं लगाया जा सकता। प्लेगरिज्म कैन नॉट बी डिटेक्टेड स्कोपस से, टर्निटिन से, इथेंटिकेट से या फिर उर्कुंड से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, स्कोपस से पता नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चोल शासनकाल के दौरान ईरविरा पतन तात्पर्य था नगरों से संचालित व्यापारियों के समूह से, पथ कर या फिर कहे तो उपकर के प्रकार से, संरक्षित व्यापारिक नगर जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे थे, नगर निवासियों के आचार संहिता से। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी आपका, संरक्षित व्यापारिक नगर था जो व्यापार के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।